गोरियो बोली, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, लियाओनिंग प्रांत। खेतों की खेती यहीं से फलने फूलने लगी, लेकिन क्योंकि ये इलाका सीमावर्ती क्षेत्र में था, यहाँ के लोग सांस्कृतिक रूप से पीछे थे और उनके भीतर हीन भावना रहती थी। लेकिन उनके कठोर और उग्र स्वभाव की वजह से जब भी कोई टकराव होता, लियाओनिंग प्रांत को कभी भी कोई गुट कम नहीं आंकता था। लियाओनिंग प्रांत के मूसिन क्षेत्र की ये भूमि वो जगह थी जहां गोरियों और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कांसे की काली ड्रैगन मूर्ति, इन भीषण युद्धों की याद में ह्योलू प्योंग में ये भव्य काला कांसे ड्रैगन बनाया गया। इसकी भव्यता आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। लियाओनिंग प्रांत, मूसिन, ह्योलू प्योंग, और यहीं पे ह्योलू प्योंग दाए रियोंगभू और योंगस्योनजंग उत्तर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये दोनों गुट अपने श्रेष्ठ योद्धाओं के जरिए मूसिन के निवासियों के सामने अपनी ताकत आजमाने लगे। काफी समय हो गया मास्टर चोहुल। हाँ, और आप भी पहले से अच्छे दिख रहे हैं मास्टर मैन। मो योंगसी ने 10 साल से भी ज्यादा पहले गेबोंग गेट खोला था। लियाओलिंग में नेता की सीट बहुत समय से खाली है। आज मैं 10,000 स्वॉर्ड डायरोगबू को अपनी सीढ़ी बनाकर लियाओनिंग प्रांत की सत्ता हासिल करूंगा। योंगस्योनजांग का नेता 10,000 स्वॉर्ड चोल होसिम। डायरोगबू का नेता स्ट्रॉन्ग विंड की डांस मैनजियोक्संग। क्या हमें इतनी बातें करने की जरूरत है? पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और गोरियो ने खून जमा देने वाली लड़ाइयां लड़ी थीं, जहां अनगिनत खून और आंसू बहाए गए थे। और अब मैं फिर से इसी ह्योलू प्योंग की जमीन को योंगस्योनजांग के खून से रंग दूंगा। डायरोगबू, डायरोगबू। ये बूढ़ा भिखारी अब तो बड़ी शानदार जिंदगी जी रहा है। कहते हैं कि डायरोगबू और योंगस्योनजांग के नेता इस इलाके के सबसे ताकतवर हैं, और सच में ये अपनी शान के लायक हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है कि मैं इन दोनों की असली लड़ाई देखने के लिए 1000 मील भागकर यहाँ पहुंचा। मास्टरमैन की बेमिसाल ताकत और मास्टर चोल की ड्रैगन स्वॉर्ड। अब देखते हैं कि इन दोनों में ऊपर कौन आता है। पब्लिक एल्डर आयरन मैन हंग मुग्यू। दूसरों की लड़ाई देखना सबसे मजेदार होता है। ठीक है, मैं इस लड़ाई के परिणाम को हमारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज कर दूंगा। मैं लड़ाई में इतना डूब गया था कि ध्यान ही नहीं रहा। मैं खुद को एक मजबूत और समझदार आदमी समझता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतना पास आ गया। ये क्या है? मैं अभी इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? ये कैसे? ड्रैगन स्वॉर्ड, मैचलेस फोर्स, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ताकतें, क्या ऐसा है? अगर हालात सामान्य होते तो शायद मैं इस लड़ाई का मजा ले पाता, लेकिन ये झंझनाहट, थोड़ा सा, अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। मेरी छोटी बेटी, क्या ये मेरे पास बचा हुआ आखिरी समय है? शांति, जो गहरी शांति मैं उससे महसूस कर रहा हूँ, अगर वो इंसान होता तो इसमें जरूर थोड़ा जोश होता, लेकिन वो तो ऐसा लगता है जैसे शुरू से ही उसके अंदर कुछ था ही नहीं। मेरा वंशज आएगा। वंशज? अरे रुको, ये क्या हो रहा है? उसने तो उसे हाथ से छू लिया। आखिर ऐसी ताकत दुनिया में हो ही कैसे सकती है? अगर वही ताकत किसी इंसान पर इस्तेमाल हो जाए तो? रुको, तुमने आखिरी में क्या कहा था? किस वंशज की बात कर रहे थे? गोरियो, गैमा पठार, नांगरिम पर्वत। वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। हवा भी कितनी सुहानी है। जिंदगी बढ़िया है। साईयू, क्या तुम फिर ऊपर चढ़ गए? डांस साईयू, मैंने तुम्हें कहा था कि इतना ऊंचा चढ़ना कितना खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती। शायद तुम ही हमारे गांव के अकेले इंसान हो जो इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, गैंगमुए। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ से आसमान का नजारा बहुत पसंद आएगा। यहाँ से दृश्य कमाल का लगता है। मैं ठीक हूँ, इसलिए नीचे आ जाओ। जियोक्सान अभी आता ही होगा, तो मेरे घर चलते हैं, साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। क्या तुम वाकई ऐसे कूदकर खुद को चोट पहुंचाना चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी चोटों का ध्यान तुम ही रखोगी। नांगरिम पर्वत, गैंग गांव। साईयू, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि समझदार बन जाओ, लेकिन लगता है उसमें अभी बहुत देर है। ये डैन लड़का फिर यहाँ क्या कर रहा है? कितना बेशर्म है। मुझे समझ नहीं आता कि जब ये डैन कबीले का है तो हमारे गैंग गांव में क्यों रहता है। वाह, ये लोग भी कमाल हैं। हर बार जब मैं आता हूँ बुराई बोलते हैं। चलो जल्दी घर चले, माफ करना। मुन नूनिम, आप फिर उस डैन लड़के के साथ घूम रही हैं? सुद्योग, तुम अब शादी की उम्र में हो नूनिम। तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि तुम हमेशा उस बाहरी लड़के के साथ घूमती हो, है ना? अपने बारे में बोलो गुंग सुद्योग। तुम तो 8 साल की उम्र तक खुद से पेशाब तक नहीं कर पाते थे। तुम्हें शादी करनी है तो पहले खुद का ख्याल रखना शुरू करो। तूने क्या कहा कमीना? तुझे परलोक में अपने पिता से मिलना है क्या? मैंने सुना है तुम्हारा बाप भगोड़ा था। एक भगोड़े की बेटी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? और मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, समझे? मुझे ह्यूंग निम कहना चाहिए था। तुमने अभी क्या कहा? गुंग सुद्योग ह्यूंग निम?
गुंग जियोक्सान, मुझे छोड़ो तुम कमीने। ह्युंगनिम, आप रास्ता रोक रहे थे इसलिए मैं निकल ही नहीं पाया, कृपया हट जाइए। जियोक्सान, इसे नीचे रखो तुरंत। तुम बल का उपयोग नहीं कर सकते। नीचे रखो, ठीक है जरूर। हुक, वाह, गुंग जियोक्सान निकम्मा कमीना, गुंग जियोक्सान बदमाश। गांव के मुखिया, अच्छा हुआ आप मिल गए, आपके लिए कुछ लाया हूँ। हाँ मुखिया, तुमने हमारे सूदयोग की धुनाई सिर्फ उस दान लड़की को बचाने के लिए की? तुम गूंग हो या दान? ह्यांग री निम ने ये आपके लिए भेजा है मुखिया। लगता है खबर बहुत जरूरी है, इसलिए कहा कि तुरंत दे दूं। ह्यांग री निम, क्या खबर है? ठीक है मैं चलता हूं फिर। जियोक्सान, तुमने खबर देखी नहीं ना? जियोक्सान तू पहले ही चला गया। गूंग जियोक्सान, अगर तुम उस दान लड़के के लिए यूं ही सिर उठाते रहे तो मैं तुम्हें गूंग कुल से बाहर फेंक दूंगा। गूंग जियोक्सान, शांत हो जाइए मुखिया, शांत रहिए। अगर आप इस बूढ़ी औरत को मरता नहीं देखना चाहते तो उस दान लड़के को तुरंत निकाल दो बेटा। दान सा यू गूंग जियोक्सान, ये दोनों कमीने लड़के। जियोक्सान, मुझे भूख लगी है। इतनी मुफ्त की रोटी खाने आते हो फिर भी शिकायतें कर रहे हो। अगर इतनी भूख है तो आकर मदद भी कर दो। वैसे नूना, वो आदमी जिनसे आप मिल रही हैं उन्हें कब मिलवाओगी? जियोक्सान, तुम्हें ये कैसे पता? कोई लड़का? नूना, क्या आप किसी को देख रही हो? कैसे पता चला तुम्हें? अरे पूरे गांव को पता है ये बात। गुंग जियोक्सान, वो जो कुलान का लड़का है और रेशम बेचता है, वही है जिससे तुम इन दिनों मिल रही हो, सही? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? किसने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या तुम उसी लड़के से शादी करने वाली हो? रुको, सच्चाई ये है मैं किसी से मिल रही हूँ, लेकिन वो जिस जगह रहता है वो हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए हम अक्सर मिल नहीं पाते। हमने अभी एक दूसरे से उतनी बात भी नहीं की कि अच्छे से जान सकें, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में पता किया है। वो मेहनती है और उसकी काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। वो अच्छा लड़का लगता है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं हमेशा तुम्हें उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा समय इंतज़ार कर लेते हैं। शादी मोए नूना अब शादी की उम्र में पहुँच गई है। मैं भी आता हूँ। सायू, रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पहाड़ों की तरफ जा रहे हो? कहीं ये नूना की शादी की वजह से तो नहीं? तुम वो चमड़ा बेचने जा रहे हो ना जो तुमने इकट्ठा किया था? हाँ, मैं वही नूना को शादी के समय उपहार में देना चाहता हूँ। अगर मुझे नूना की शादी हो गई तो तुम क्या करोगे जियोक्सान? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो। हाँ, शायद मुझे होना ही चाहिए। सायू, तुम इस गाँव में कब तक रहोगे? जब नूना की शादी हो जाएगी और अगर मैं सच में सेना में चला गया तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। हालांकि गंगा गांव में हमारे जैसे ही नाम और कुनबे के लोग रहते हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह इंसानियत नाम की चीज भूल चुकी है? सिर्फ एक ही उपनाम होने से मुझे डर लगता है। तुम जानते हो, मैं 20 साल का होने तक इस जगह को छोड़ नहीं सकता। ये वादा मैंने अपने दिवंगत पिता से किया था। खैर, तुम्हारी जिद सबको सून पड़ जाती है। जोक्सान, बेकार की बातें छोड़ो और सेना की तैयारी करो। मैं नूना का ख्याल रखूंगा जब तक मैं इस गांव में हूँ। अगर ये लोग जो हमारे ही नाम वाले हैं नूना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हम परिवार हैं। होश में आओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे निकम्मे के सहारे छोड़ दूंगा? मैं तो सेना के कैंप से भाग जाना पसंद करूंगा। अरे निकम्मा किसे कहा? मेरा मतलब ये था कि मैं तुम और मुए का शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे साथ रहे जब मैं मुसीबत में था। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा दिल साफ है। तुम चालाक कमीने, चालाक। चलो अब ये बेकार की बातें यही खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ। शादी के खर्चों के लिए मैं जंगली जिनसेंग ढूंढने जाऊंगा, चाहे सर्दी ही क्यों ना हो। शायद कुछ दिन लग जाएं, लेकिन चिंता मत करना। शिकार और ताकत के मामले में तुम मेरे बाद दूसरे नंबर पर हो, फिर मैं क्यों चिंता करूं? कमजोर से शरीर में तुम्हारी ताकत देखकर सच में हैरानी होती है। इसमें हैरानी की क्या बात है? और भी हैरानी की बात तो ये है कि तुम भी मेरी तरह 16 साल के हो। अरे हमें जरूर मोए नोना को खुश करना चाहिए। मैं वो जरूर करूंगा। फिर मैं अब सच में चलता हूँ। अगर रास्ते में कोई अतिरिक्त जंगली जिनसेंग मिल जाए तो मुझे दे देना। इन दिनों मैं थोड़ा खाली खाली महसूस कर रहा हूँ। बड़े भालू के लिए अब रोना मत। अरे
तुम दान कमीने, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? गुंगसू डॉग, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ह्यूंगनिम बुलाओ? आज रात मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। जुक्सान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे कचरा समझते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें ह्यूंगनिम बुलाऊं? खैर, ये बताओ, ह्यांग्री ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या लिखा है? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लगा वो काफी जरूरी है। दान कमीने, इसे तुम्हारा क्या लेना? गांव के मुखिया, वो पत्र गोंग परिवार के बारे में है, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। जहां जाना है बस वहां चले जाओ। दान SIU, वहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। गांव के मुखिया, आप उस दान कमीने को बस जाते हुए क्यों देख रहे हैं? जरा ठहरो। सू डॉग, तुम चाहे कुछ करो या नहीं, वो वैसे भी खुद ही चला जाएगा। मतलब वो वैसे भी लाश बनने वाला है। अगर वो हैंगरी से मिलने आता है, वो भी युआन के खास दूत के साथ? क्या? इतनी आसानी से? मुझे लगा था इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। ये तो सिर्फ एक जड़ नहीं, दो मिल गई। मुझे मिल गई। जैसा सोचा था, मेरी किस्मत अच्छी ही है। पर मेरी किस्मत थोड़ी खराब भी है। मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन सूरज ढल चुका है और धुंध भी है। ऐसी हालत में नीचे उतरना थोड़ा थका देने वाला है। पहाड़ों के इतने अंदर कौन ऐसा करेगा? तो वो खोया हुआ तो नहीं लगता, नहीं खतरनाक दिखता है, लेकिन ये कैसा एहसास है? वो यही मौजूद है, लेकिन क्यों ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है? असल में है ही नहीं। मुझे सावधान रहना होगा। पहाड़ों के बीच किसी अजनबी से सतर्क रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो यूं ही मुझे चुपके से देख रहा है, ये असहज कर रहा है, जबकि मैं निहत्था हूँ। बाहर आओ, या क्या मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूं? ओह, अंधेरा घिर रहा है, धुंध भी बढ़ रही है। क्या मैं यहाँ सुबह होने तक रुक सकता हूँ? क्या मैं रह सकता हूँ? बैठिए सर, ये लीजिए, खाना खाइए। हम पहाड़ों के बीच हैं, इसलिए मैं आपको कोई अच्छा भोजन नहीं करा सकता। वो भूखा भी नहीं लग रहा। मुझे ऐसे मत देखिए। अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं तो ठीक से चबाते नहीं और शरीर पोषण नहीं ले पाता, इसलिए धीरे खाइए। सही तरह से खाया जाए तो थोड़ा भोजन भी शरीर को चलाने के लिए काफ़ी ताकत दे सकता है। वैसे आप कौन हैं? मैं दानसा यू हूँ। होंग आन रियोंग के नीचे वाले गांगा गांव में रहता हूँ। क्या आप होजोन मिन गांव की बात कर रहे हैं? सुना है कि वहाँ केवल गूंग परिवार ही रह सकता है। ये जानकर हैरानी हुई कि आप दान हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा है। दिलचस्प। तुम डर छिपाने के लिए मुस्कुराते हो। क्या? जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रहा हो। उसकी आंखें, उन अजीब रंगों वाली आंखों से मैं डर रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये जगह ऊंचे पहाड़ों में है। साधारण लोग यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते। मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। क्या कहा? सर, चाहे जीवन से ऊब भी जाए, फिर भी सही तरीके से जीना जरूरी है। तुमने मुझे हंसा दिया। मैं जीवन छोड़ने जैसी हरकतें नहीं करता। नहीं, मैं तो खुद को खत्म करने के लायक भी नहीं हूँ। मैं बस अपनी लंबी यात्रा जारी रखूंगा और उसके अंत में मैं शांत बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। खैर, आज मैंने अच्छा खाना खाया। कई साल हो गए थे ऐसा स्वाद चखे हुए। ये क्या कह रहा है? क्या सच में वो मरने का इंतजार करने वाला है? कैसे कोई इतनी आसानी से बिना डर के अपनी मौत के बारे में बात कर सकता है? उसकी आवाज में अजीब सी शांति है, जैसे वो सब कुछ छोड़ चुका हो। ये पागलपन है, बेतुका। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? मैंने अभी क्या कर दिया? अगर वो जिनसेंग सच में 100 साल पुराना होता तो मैं सैकड़ों बोरी चावल खरीद सकता था। मैंने उसे उस बूढ़े आदमी को क्यों दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो मरने वाला है। ये सोचकर मन उदास हो जाता है। छोड़ो, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक जिनसेंग की जड़ काफी है। शायद दूसरा मेरे नसीब में था ही नहीं। चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर भी कितना अफसोस हुआ। क्या सब लोग कहाँ गए? क्या अचानक से? तुम कमबख्त दान कमीने, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तू बेवकूफ कमीना, अगर तू खुद ही चला गया था तो तेरे साथ ऐसे सुलूक नहीं होता। गांव का मुखिया? ये सब गांव वालों के लिए है। इसे बीच में मत आने देना और इसे बंद कर दो। रुको, ये सब क्या हो रहा है? मैं किस बात में रुकावट बनूंगा? डर मत, ह्यांग्री हमारे गांव आ रहा है। राजधानी ने उसे यहाँ का प्रबंध करने के लिए भेजा है। वो राजा जैसा ही है ना, तो उसका मुझसे क्या लेना देना?
ह्यांग्री युआन से आए दूत के साथ आ रहा है और कहा जा रहा है कि हम खुद एक राजकुमारी चुनकर युआन भेज सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि गुंगमू आए को भेजें। तो तू कमीना। मुझे लगा था कि अगर तुम लोग बिना वजह मुझसे नफरत करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा उपनाम तुम सबसे अलग था। जब सबने मेरे पिता को कायर भगोड़ा कहा तब भी मैंने सहा, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे पिता वाकई भाग गए थे। क्योंकि ये भी सच है कि जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था तो तुम लोगों ने ही हमें अपने गांव में जगह दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाकर उस दान कमीने को पकड़ो, मेरे पास मत आना, तुम हरामखोर। हालांकि मेरे पिता भाग गए थे, लेकिन मैं उनके सिखाए हुए चीजों के लिए आभारी हूँ। कैसे भागना है, कैसे पीछा करना है और कैसे शिकार करना है, ये 3 काम मैं इस गांव में किसी से भी बेहतर कर सकता हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा संभल कर आए, सबसे पहले उसी का सिर भेद दूंगा। तुम लोग हमेशा से चाहते थे कि मैं गंगा गांव छोड़ दूं, तो ठीक है, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही होगा। मैं मुंह आए और जोकसान के साथ जा रहा हूं। वो हरामी बच्चा, रुक जा। धक तरीकी मुखिया, युआन के दूत जल्द आने वाले हैं। अगर मुंह आए भाग गया तो हमारा पूरा गांव मिट सकता है। कौन नहीं जानता? तो फिर क्या कर रहे हो? जाकर उस दान हरामी के पीछे लगो। नोना, मेरी नोना। सायु, अंदर आओ, हम जल्दी दोपहर का खाना खाने वाले हैं। तुम भी खाओगी ना? खाने का समय नहीं है, तुरंत निकलने की तैयारी करो। रुको सायु, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? खून बह रहा है, कुछ कपड़े ले लो। क्या पहाड़ में किसी जानवर से सामना हुआ था? तुम बहुत ज्यादा खून बहा रही हो, पहले मैं इसका इलाज कर दूं। हमारे पास समय नहीं है। अच्छा है, हमारे पास जंगली जिनसेंग है, उससे हम कुछ समय तक संभल जाएंगे। जियोक्सान कहाँ है? जियोक्सान लकलीहय ने पहाड़ों में गया है। क्या हुआ है? सबसे गलत समय पर। पहले जियोक्सान के पास चलते हैं, सब बाद में बताऊंगी। रुको सायु, धीरे चलो। क्या हमारी नजरें मिली? मैं नोना को उन कमीने लोगों को नहीं खो सकता। उस औरत को पकड़ो। उस लड़के का क्या? उसे मार भी सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ध्यान रहे, वो औरत शायद एक दिन युआन की किस्मत तय करेगी। उसे बिना किसी खरोंच के वापस लाना, आपके आदेश पर। वो कमीना मार्शल आर्ट्स नहीं जानता, वो मजेदार शिकारी बनेगा। ये कमबख्त जिद्दी लो। सायु नूना, मैं तुम्हें एक पल में मार दूंगा। जियोक्सान, सायु, वो खतरनाक दिखने वाले लोग कौन हैं? तो तुम कहना चाहते हो कि वो लोग युआन से आए हैं। ह्यांग्री से जो चिट्ठी तुम लाई थी, वो मुआई को राजकुमारी बनाकर भेजने के बारे में थी। राजकुमारी? सबसे पहले चलो मुआई को जियोक रैंगबोंग चोटी पर ले चलते हैं। वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होगा। हे, तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या मैं मदद करूं? चुप रहो, ये कमीने अंदर ही अंदर डर रहे हैं। अच्छी मौत के बारे में सोचो भी मत। गुंगा गांव की वो हरामखोर। चाहे तुम कितने भी मजबूर हो, किस तरह तुम अपने ही परिवार के सदस्य को राजकुमारी के रूप में बेचने की सोच सकते हो? हंसो मत, मैं कभी भी अपनी नूना को उन बर्बर लोगों के पास नहीं भेजूंगा। क्या जोशीला लड़का है। मेरे पास तुम लोगों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम दोनों मर जाओ। तुमने कहा था कि तुम हमें दोनों को मार दोगे, तो करके दिखाओ। मैं नहीं कर सकता। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये बदमाश, कितना घटिया नाटक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हा, ये बच्चे सच में हैरान करने वाले हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारी हंसी पूरे ग्यामा पठार में गूंज रही है। लगता है तुम इस स्थिति का खूब मजा ले रहे हो। वो हरामी युआन का दूत, काफी समय हो गया है। मैंने उसे तुम्हें पकड़ कर लाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। यकीन नहीं होता कि युआन के बेहतरीन योद्धा गोरियों के कुछ नौजवानों से जूझ रहे हैं। इतने समय से आदेश दिया था उसे पकड़ लाने का, पर कोई सूचना नहीं मिली। इसलिए सोच रहा था क्या हुआ। कल्पना नहीं कर सकता कि युआन के श्रेष्ठ योद्धा कुछ गोरियों के लड़कों के सामने अटक जाएंगे। माफ कीजिए, हम इसे बाद में संभाल लेंगे। हाँ, समझ गए। सच कहूं तो मैं चकित हूं।
युवान के योद्धाओं की अक्षमता वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि तुम बिना किसी खास तकनीक के सिर्फ साधारण हमलों से इतना मुकाबला कर पा रहे हो। ये दुख की बात है कि तुम्हें बेकार गोरियों का आदमी कहा जाता है। क्या ये कैसी शक्तिशाली ऊर्जा है? कोई भी मेरी नूना को नहीं ले जा सकता। अगर तुम नूना को ले जाना चाहते हो तो पहले हमें मारना होगा, और मैं यही करने वाला हूं। उफ, जियोक-सान, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी दूसरों की चिंता करने की हालत में हो। धात तेरे की। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुम इतने ताकतवर शरीर वाले हो, फिर भी बेकार। खैर, मैं उस औरत को युआन ले जाऊंगा और तुम दोनों यहीं मरोगे। तुम लोग न चुन सकते हो न कुछ बदल सकते हो। कम से कम मैं तुम्हें ये चुनने दूंगा कि पहले कौन मरेगा। तुम कमीने, रुको, छुओ मत सायु। मैं उस औरत को युआन ले जाऊंगा और तुम दोनों यहीं मरोगे। तुम ना तो कोई चुनाव कर सकते हो और ना ही अपनी किस्मत बदल सकते हो। खैर, कम से कम मैं तुम्हें ये चुनने दूंगा कि पहले कौन मरेगा। हरामजादे, रुको, उसे मत छुओ। सायु, क्या तुम मुझसे ये विनती कर रहे हो कि तुम दोनों ही एक दूसरे को मार दो? बहुत प्रभावित किया तुमने। तुम वाकई किसी का गुस्सा भड़काना खूब जानते हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। रुको रुको, मैंने साफ साफ कहा है कि मैं पहले इस कमीने को मारूंगा। तुम्हें मैं और भी खास तरीके से मारूंगा, इसलिए शांति से इंतजार करो। असल में मुझे तुम दोनों जैसे लोग पसंद हो। तुम्हारा निडर जज्बा, क्योंकि एक आदमी कहलाने के लिए तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बात पसंद है कि सायु को मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ। मैं मुए नूना और सायु दोनों की रक्षा करूंगा। जैक-सान, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है जिनके अंदर अड़िग हौसला होता है, पर इससे भी ज्यादा मुझे जो पसंद है वो है उस हौसले और तुम्हारे शरीर को पूरी तरह कुचल देना। मुझे ऐसे लोग पसंद है जिनमें तुम्हारी तरह अडिग निडर आत्मा होती है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है उस आत्मा और शरीर को पूरी तरह नष्ट करना। सानिया, प्लीज नोना का ख्याल रखना। जियोक-सान, नहीं, रुको। जियोक-सान, 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 तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम जल्द ही उसके पास पहुंच जाओगे। जियोक-सान, जियोक-सान, जियोक-सान। अब तक तो तुम्हारा अपने दोस्त की मौत का गुस्सा शांत हो गया होगा ना? तो अब तुम बिना किसी पछतावे के मर सकते हो। हालांकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बहुत दर्दनाक है। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह मनोरंजन कर सकते हो, और बेशक मैं भी पूरे दिल से तुम्हारा सामना करूंगा। क्यों जियोक-सान, आखिर क्यों? मोए नूना के साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ क्या गलत है? हमें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? वे क्यों इतनी दूर उस अनजाने से गांव तक गए और मोए नूना को जबरदस्ती राजकुमारी बनने पर मजबूर किया? जियो क्रैंग बोंग, ब्लड वुल्फ, लगता है मैं जल्द ही उनका खाना बनने वाला हूँ। तुम कल रात तो इतने तंदुरुस्त लग रहे थे, लेकिन अभी तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। बुजुर्ग, क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? भले ही तुम्हें नर्क से भी ज्यादा दर्द सहना पड़े। क्या तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जीना चाहता हूँ? और क्या तुमने कहा था कि ये नर्क से भी बदतर होगा? मेरा कीमती दोस्त मर चुका है और उसकी नूना को बर्बर लोग उठा ले गए हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस अपनी मौत का इंतजार ही कर सकता हूँ। अगर ये नर्क से भी बुरा है, तो क्या ये उससे ज्यादा बुरा हो सकता है जो मैं अभी झेल रहा हूँ? इतना दर्द सहने के बाद भी तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो।
तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी मुस्कान ने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस मुस्कान को कभी मत खोना। तुम्हारी 35 हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम्हारी मांसपेशियों के 70 हिस्से क्षतिग्रस्त हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम इसी हालत में जिंदगी बिताओगे या फिर अपने पुराने स्वस्थ शरीर को वापस पालोगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारी दया से जो जंगली जिनसिंग तुमने मुझे दिया था, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। हमारे शरीर में 206 हड्डियां और 650 मांसपेशियां होती हैं। जब तुम इनमें से हर एक की भूमिका और काम को समझ जाओगे तो तुम अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर पाओगे। अभी तुम बहुत अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि तुम हिल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी नसें पूरी तरह सक्रिय हैं। तुम्हें अपनी हालत को समझने की कोशिश करनी होगी और अपने पूरे शरीर को समझना होगा। हाथ पैर ना हिला पाना, दिल का तेज धड़कना, ये सब तुम्हारी नसों को भटकाते हैं। तुम्हारा शरीर अभी सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में है। जब तुम्हारी 36 मुख्य नाड़ियां खुलेंगी, तुम इन सब चीजों को महसूस कर पाओगे। उंगलियों की हड्डियों की सीमा, मांसपेशियों का जुड़ाव, जोड़ों के टकराने की आवाज, अंदरूनी अंगों की हलचल, सांसों की आवाज और खून के बहने की ध्वनि। अगर तुम ये सब महसूस और सुन सको तो सिर्फ 36 ही नहीं, तुम 360 नाड़ियों को भी समझ पाओगे। क्या तुम समझ रहे हो? हड्डियों और मांसपेशियों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम तय कर सकें कि किसी विनाशकारी तकनीक को बनाने के लिए किस हिस्से को काटना या बदलना है और किस रक्तवाहिका में अपनी ऊर्जा डालनी है ताकि सामने वाले का शरीर ढह जाए। जब तुम इन सब में जागरूकता पा लोगे, तब तुम अलौकिक योद्धा की मार्शल आर्ट्स हासिल कर लोगे। और अगर तुम घोस्ट आई प्राप्त कर लेते हो तो तुम हेवनली आर्टिलरी जनरल के रूप में पुनर्जन्म लोगे। गोर्यो अब पूरी तरह निराशाजनक स्थिति में है। म्योह्यांग पर्वत पर रहने वाले वे कुलीन लोग जो जनता की कठिनाइयों के बारे में सोचे बिना सिर्फ सत्ता की लालसा रखते हैं, उन्होंने देश को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए ली नाम के उस सशस्त्र युवा का प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानसोन गुफा में पुरानी और भ्रष्ट गोरियों को त्याग दिया गया और स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप एक नए राष्ट्र की स्थापना की गई जो उससे बिल्कुल अलग था। हैडोंग के अमर तलवारबाज की उम्मीद के मुताबिक चिंतित नागरिक प्रभावित थे। मैंने ही आपको बुलाया था, लेकिन मैं ही देर से आया। कोई बात नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या आपने मुझे इस बार नए देश के लिए बुलाया है? तो क्या ये योद्धा ली के फैसले के बारे में है? हैडोंग के अमर तलवारबाज पाक जोंगमो, ये स्वर्ग की इच्छा है कि शासक बदलना चाहिए। 3 महान संत भी आपके सुझाव से सहमत है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। जब युवा योद्धा ली को अपनी शक्ति पर नियंत्रण की आजादी मिली तो अफवाहें थीं कि वो 3 संतों का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा था। संरक्षक देवताओं, मैं आपकी उम्मीदों और चिंताओं को पूरी तरह समझता हूँ। मैं बताऊंगा कि मैंने आप दोनों को क्यों बुलाया। मुझे यकीन है कि आप पहले से जानते हैं कि इस पूरे साल बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है। सम्मानित गुरु दाएजोंग्यू, हाल ही में आयन फोर्स के 7 भूमि देवता और चिल्बो पर्वत के छोलसांजा की मृत्यु हो गई। यहाँ कोरियो में कई शिष्य हैं, लेकिन कुछ ही वास्तव में योग्य और सदाचारी हैं। वो 7 भूमि देवता अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण उस पद पर पहुंचे थे। बचे हुए शिष्य के अनुसार एक जवान और एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुआन्यू मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। हुआन्यू मार्शल आर्ट्स जादू और युद्ध कला का मिश्रण, वही तकनीक जो भूमि देवताओं को मार सकती है। वो 7 भूमि देवता श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरियो के भूमि देवताओं की वो हुआन्यू तकनीक, जिसे पूरा होने में 10 साल लगे, कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी गई और फिर एक और कला का प्रदर्शन हुआ। जहां हृदयवाहिकीय तंत्र टुकड़ों में बिखर सकता था, वहीं भूमि देवताओं का जीवन समाप्त हुआ और चिल्बो पर्वत के चोल सांजा, उसकी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां और सबसे बढ़कर कोई भी मानव शक्ति उसकी रक्षा को भेद नहीं सकती थी, ना ही उसके हमले से बच सकती थी। वो एक असीम दीवार था। लोग चाहे उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन उस बूढ़े आदमी की असली पहचान कोई नहीं जानता। चियोल सांजा के तो कोई भौतिक अवशेष भी नहीं मिले। अगर पिछले 1 साल में एक अनजान बूढ़े आदमी की वजह से बहुत से निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो चुकी है। नया देश स्थापित करने के बजाय इस भूमि का अमरता का मार्ग ही कट सकता है। असंभव! गौरियों में कौन निर्दोष लोगों के साथ इतना घमंडी व्यवहार कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरियों के शाही परिवार को हमारी योजना का पता चल गया? शाही परिवार में होने पर भी कम समय में धर्मपरायण लोगों को मार डालना आसान नहीं है। क्या तुम दोनों भूल गए उस आदमी का अस्तित्व? 10 साल पहले 30 निर्दोष लोगों को एक कायराना हमले के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन उन्हें मारने के बजाय 1/3 निर्दोष लोग ही मारे गए।
दुष्टात्मा हान मू बैक। नरक से लौट चुका स्वर्गीय तोपखाना सेनापति अपने शिष्य के साथ स्वर्गीय तोपखाना जनरल। जो लोग इस कला में निपुण हो जाते थे उन्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल कहा जाता था। ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हजारों सालों से चली आ रही है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीकें प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक से विकसित हुई थीं। शरीर की हड्डियों की बनावट, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं, तुम्हें इन सब को समझना होता है और जानना होता है कि किस हिस्से को तुम अपनी इच्छा से तोड़ या नष्ट कर सकते हो। ये सब शुरू होता है ये जानने से कि किन रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करने से मानव शरीर ढह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ का वजन 20 मांसपेशियों से अधिक होना चाहिए। उस कमजोरी को महसूस करो जो तुम्हें रोक रही है। 10 डैमेज पॉइंट्स। ये एक तकनीक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से अलग करने की पद्धति पर आधारित है, जहां क्षतिग्रस्त क्षेत्र की धमनी को उत्तेजित किया जाना चाहिए और फिर हड्डियों और मांसपेशियों को मोड़ा जाना चाहिए। धीरे। इसे अपने शरीर से याद करो, अपने दिमाग से नहीं। भले ही तुम थके हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन भी थका हुआ है। मरने तक चलते रहो। एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने के लिए कोई विशेष तरीके नहीं होते। बस कसना, तबाही मचाना, जोड़ तोड़ना और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन हालांकि तुम अभी भी अनुभवहीन हो, फिर भी तुम्हें स्वर्गीय तोपखाना जनरल बनने की बुनियादी बातें समझ में आ गई हैं। अगर ऐसा है तो थंडर ची, ये वही थंडर ची है जो 10 विनाशकारी ताकतों की जड़ है और स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक है। अगर 10 डैमेज पॉइंट्स एक स्वर्गीय तोपखाना जनरल की नींव है, तो थंडर की नींव नियंत्रण है। असल में मुझे तुम्हें धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से जगाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ताकि तुम वो सब वापस पा सको जो तुमने खो दिया। 6 महीने बाद म्योह्यांग पर्वत। रुको, ये आदरणीय गुरु का दिव्य साधना स्थल है। तुम दुष्ट आत्मा के शिष्य, लोगों को मारना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। क्या वे दाएजुंग यू की बात कर रहे हैं? तुम हिम्मत कैसे करते हो मुझे रोकने की? आदरणीय गुरु ने सख्त आदेश दिए हैं कि दुष्ट लोगों को इस मामले में दखल नहीं देने दिया जाए, और उसमें दुष्ट आत्मा का शिष्य भी शामिल है। अगर तुम गुरु के आदेशों का उल्लंघन करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसे खत्म करो। सायो, अगर तुम ठंडर ची पर महारत हासिल कर लो जिससे तुम भूतों की आंखों को भी सुखा सको, और अगर तुम इस बिजली की ऊर्जा में 10 नुकसान बिंदु डैमेज पॉइंट जोड़ सको, तो तुम एक सच्चे स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। माउंट म्योहांग पर उन्हें रोक दो। हमें किसी भी तरह उन्हें सम्मानित ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। बहती हुई रक्त नाड़ियां, ये मानव शरीर में खून के प्रवाह की प्रक्रिया है। अगर इसे उत्तेजित किया जाए तो बेहद दर्द होगा और मांसपेशियां अपने आप मरोड़ खाने लगेंगी। वो वहाँ है, वो दुष्ट आत्मा वही है। हमें उसे गिराना होगा, हमें उसे आदरणीय ज्ञानी गुरु से मिलने से रोकना होगा। जिस तरह मानव शरीर में बहती हुई रक्त नाड़ियां होती हैं, उसी तरह हमारे आसपास की वस्तुओं में भी रक्त नाड़ियों जैसी नसें होती हैं। अगर हम उन नसों के केंद्र को बिजली जैसी ऊर्जा से उत्तेजित करें तो हम एक विशाल पहाड़ को भी नष्ट कर सकते हैं। रुको, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ सम्मानित गुरु अपनी साधना करते हैं। इस जगह से तुरंत चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दुष्ट आत्मा के शिष्य समझकर मार देंगे। सम्मानित गुरु बल्ह साम्राज्य के आखिरी वंशज है जिन्होंने इस भूमि पर महान कार्य किए हैं। अगर तुम इस बात को नजरअंदाज करोगे तो तुम निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाओगे। ये सब 10 साल पहले हुआ था। अब अपने क्रोध को छोड़ दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सायू, अगर तुम दखल दोगे तो उनकी नाराजगी तुम्हारे जीवन भर का बोझ बन सकती है। अगर तुम यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बुराई को दंड देना पड़ेगा। चिंता मत करो। मैंने अपने आप को उसी समय तैयार कर लिया था जिस पल मैंने हेवनली आर्टिलरी जनरल बनने का फैसला किया। मुझे अपने गुरु की दी हुई सीख याद है, चाहे कोई भी बहाना हो, हत्या पाप है। ये एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी, और फिर भी अगर मुझे ऐसा करना पड़े, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। सच में? सच में? क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो?
मेरे गुरु पहले ही इस भूमि के सभी पूर्वजों के दुश्मन बन चुके हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, तो मैं सिर्फ म्योहैंग पहाड़ की वजह से कैसे डर जाऊं? ये बिल्कुल असंभव है। बिजली की ऊर्जा। भूत जैसी आँखें। क्या तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं? छोड़ो भी, पूरे 10 साल बीत गए हैं। इतनी छोटी सी बात पर बुद्धिमान और आदरणीय गुरु को चोट पहुंचाना गोरियों की धरती के लिए बड़ा नुकसान होगा। चलो देखते हैं, 10 साल बाद क्या तुम अपने उस शिष्य को माफ कर पाओगे जिसने तुम्हारे पैर की ऐसी हालत कर दी? हमने इन बेकार की बातों में बहुत ज्यादा समय खराब कर दिया। चलो 3 साधुओं के पास चलते हैं। जी गुरुजी। साइयो, किसी को चोट पहुंचाना कभी आसान नहीं होता। उस डर को याद रखो। अगर तुम उसे नहीं समझोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। साधुओं की गुफा। साइयो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है। वो ब्योकुबदान जो तीनों साधु खाते हैं वही तुम्हारा खाना होगा, और दीवार पर जो दर्जनों चमकते हुए मोती हैं वे तुम्हारी आखिरी यात्रा के खर्च होंगे। हुफ, वो लोग हमारे साथ चाले चल रहे हैं। ये अच्छा है साइयो, क्योंकि जब तुम उस बड़े पत्थर को तोड़ पाओगे तब तुम स्वर्गीय तोपखाना जनरल बन जाओगे। काफी समय हो गया बुरी आत्मा, पूरे 10 साल बीत गए। हाँ, 10 साल हो चुके हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो लड़का, उसकी काया अच्छी है। क्या तुम उस बुरी आत्मा के शिष्य हो? लेकिन तुम उसे यहाँ लाए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शिष्य के जान की कोई खास परवाह नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस जगह को एकांतवासियों की गुफा कहा जाता है, और मुझे ये भी पता है कि ये प्रशिक्षण के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसलिए मैं तुम सबको अपने हाथों से मार डालूंगा, और उसके बाद मैं उसे यहाँ प्रशिक्षण लेने दूंगा, क्योंकि बाहर का रास्ता एक विशाल शिला से बंद है। अब कोई भी बाहर की दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएगा। लेकिन तुम उसे यहाँ ट्रेन करवाने से क्या मतलब रखते हो? बुरी आत्मा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा शिष्य कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। मेरे शिष्य की चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जिसकी मौत करीब है उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शुरू करते हैं। चूंकि तुमने इसकी शुरुआत अपनी मर्जी से की, अब मैं इसका अंत करूंगा। सायो, अब आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मेरी हर हरकत को देखो, महसूस करो और याद रखो। मेरे शरीर के अनुसार चलने वाली मांसपेशियां, क्यूई का प्रवाह, यहाँ तक कि मुझे मिलने वाली चोट भी। अब से जो कुछ भी यहाँ होगा वो तुम्हारे लिए कीमती अनुभव होगा। ये गुरु की आखिरी लड़ाई है। मैं आपकी आखिरी घड़ी अपनी आंखों से देखूंगा और उसे याद रखूंगा। हम लंबे समय से इस बुरी किस्मत में फंसे हुए हैं। आज इस बुरी नियति का अंत करते हैं। फैलते हुए बड़े ब्लेड जैसे हाथ, बहती हुई मजबूत गोल लोहे की उंगली, स्वर्गीय तोपखाना जनरल त्रिविस्फोट। तू कमीना, कैसी हिम्मत हुई तेरी? कमीने, ये बहुत बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी अगर तुम बेकार में मरना नहीं चाहते। लंबी और पतली जेड जैसी हथेलियां, बिल्कुल मुलायम और बेदाग हाथ, फिर भी लोग इन्हें दुष्ट आत्मा कहते हैं। इन हाथों को पाने के लिए मैंने अपनी सारी भावनाएं त्याग दी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही स्वर्गीय तोपखाना जनरल होने का मतलब है। स्वर्गीय तोपखाना जनरल गुरयोंग। लोग कहते हैं कि स्वर्गीय तोपखाना जनरल की तकनीक राक्षसों की मार्शल आर्ट जैसी है। शायद वे दानव की आंखों की नीली चमक की बात कर रहे हैं। सलसान मार्शल आर्ट। लेकिन इस भूमि के साधुओं के लिए यह हत्या करने की मार्शल आर्ट है। एक मार्शल आर्ट जो मारने के लिए बनाई गई है। गोरियों की जमीन में मार्शल आर्ट सत्ता पाने का जरिया है, इसीलिए वो उन्हें कभी सुंदर नहीं लगेगी। 10 साल पहले मुझ पर 30 साधुओं ने हमला किया था, जिन्हें आदरणीय गुरु दाय जंग यू ने नेतृत्व किया था। ये कमीने, कितनी कायरता है ये! तुम सब गोरियों की इस भूमि में क्या कर रहे हो? दुष्ट आत्मा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हमारा उद्देश्य एक है तो हम जो नया देश बनाएंगे उसका नाम तुम्हें रखने दूंगा। नए देश की स्थापना और उसका नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुम लोगों ने किया। तुमने मुझे बहाने से बुलाया और मौका देखकर मेरी पत्नी को मार डाला, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी अपनी आया के साथ गायब हो गई।
अगर तुम लोग आज मुझे नहीं मार पाए तो भविष्य में किसी दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्या तुम आखिर में विनाश का रास्ता ही चुनोगे? उस लड़ाई में उस दिन 30 साधुओं में से 1/3 मारे गए और मैं बच गया, लेकिन उनसे मिली घातक चोटों से ठीक होने में मुझे 10 साल लग गए। हालांकि मैंने अपनी बेटी का पता लगा लिया। किसी कारण से अफवाहें थी कि मेरी बेटी महाद्वीप चली गई है, इसलिए मैंने उसे खोजने के लिए वहां जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मेरे घाव भर रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बस थोड़ा और, काश मुझे बस थोड़ा और समय मिल पाता। क्या मेरी जिंदगी यहीं तक है? मेरे जीवन का बचा हुआ समय, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं वापस लियोनिंग प्रांत के मुशुन चला गया। बढ़ती उम्र में मैंने एक बच्चे को देखा, सायू, तुम्हारी ही उम्र का। मैं अब अपने बच्चे का चेहरा याद नहीं कर पाता, क्योंकि वो धीरे धीरे धुंधला हो गया है। या तो दुष्ट आत्मा जीतेगी या हम जीतेंगे। ये लड़ाई हमारी आखिरी होगी। मैं 3 लोगों की जीत की गारंटी नहीं कर सकता उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ। अगर ये सच में आखिरी लड़ाई है तो मुझे आप सबको पूरी ताकत से जला देना होगा। मेरी बाह, स्वर्गीय तोपखाना जनरी। हेवनली स्ट्राइक, तुम्हें उस कमीने की थंडर ची को दबाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ताकत और खून सूख जाएगा। एक और, बस एक आखिरी हमला। मेरे पास जितना समय बचा है। हेवनली स्पेक्टर हैंड, हेवनली स्वॉर्ड, ग्रेट थंडर स्ट्राइक, सुप्रीम गार्डियन डिएटीज पाम। क्या ये मेरा आखिरी वक्त है? अब सिर्फ अनंत नींद बची है। मुझे कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक बात छोड़कर। हेवनली आर्टिलरी जनरल, हेवनली बर्स्ट। सांगा, मेरी बेटी, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए माफ कर देना। सायू, जब मेरी बेटी गायब हुई तो वो अपनी माँ से विरासत में मिली तलवार की किताब लेकर गायब हुई थी। वो बहुत बुद्धिमान बच्ची है। अगर वो किताब सच में उसके पास थी तो शायद उसने उसे सीख लिया होगा। अगर तुम भविष्य में मेरी बेटी से मिलो और अगर वो अच्छी तरह जी रही हो तो उसे बस जीने देना, और अगर वो ठीक स्थिति में नहीं है तो उसकी एक बार मदद कर देना। बस इतना ही काफी है। जी गुरुजी। सायू, मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि अपनी मुस्कान कभी मत खोना? तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी हेवनली आर्टिलरी जनरल बनो। इस दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकेगा। अब तुम्हारा समय है अपने रास्ते पर खुद चलने का। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मिलता रहेगा।